हेलो दोस्तों, मैं अक्षय आपके अपने जीके जीएस एक्सपर्ट क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कुछ दिनों से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही थी। इसका रीजन ये है कि मेरा दोस्त गांव गया हुआ था, जिसके कारण से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे। तो चलिए आगे देखते हैं, जो कुछ बच गए थे उसको आज पूरा करते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने का स्रोत पढ़ रहे थे। ठीक है, उनमें से हमने कई चीज पढ़ चुके हैं। अब बचा जो था वो अरबी लेखक के बारे में देखते हैं। अरबी लेखक के इतिहास, उनके किताबों के द्वारा लिखी गई जो है भारतीय इतिहास के बारे में जो बताया गया, उसका परिचय जो दिया गया उसके बारे में हम देखते हैं। तो उन्हीं में से देखते हैं कि अरबी लेखक जो यहाँ पे आए हुए थे, तो उन्होंने अपने किताबों में, अपने पुस्तकों में भारत के बारे में, यहाँ के समाज, यहाँ के संस्कृति, यहाँ के धर्म, यहाँ के कल्चर, यहाँ के अर्थव्यवस्था, इसके बारे में क्या बताया उसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो अरबी लेखक में से ये काफी एक इतिहासकार आते हैं अल बरूनी। ठीक है, तो अल बरूनी के बारे में हम लोग जानते हैं। ये अरब के रहने वाले थे तथा ये जो अपने किताब, जो भी पुस्तक लिखे वो अरबी भाषा में लिखे हैं। ठीक, साथ ही साथ ये अल बरूनी जो है ये मोहम्मद गजनवी के साथ भारत में आए हुए थे। इन्होंने अपनी पुस्तक, अरबी पुस्तक लिखी है जिनका नाम रखा गया पुस्तक का किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद, जिसका अर्थ होता है कि भारत की खोज। इस किताब के द्वारा लिखी गई जो विषय पे लिखी गई है, विषय का क्षेत्र काफी व्यापक है। ठीक है, जिनमें से हम लोग देखते हैं, कुछ विषयों को देखते हैं, जिसमें से है इस किताब में, किताब उल हिंद में यहाँ के धर्म, भारत में जो भारत के लोगों का जो उस समय का धर्म था उसके बारे में बताया गया है। साथ ही साथ यहाँ के दर्शन के बारे में बताया गया है। साथ ही साथ यहाँ जो मनाए जाने वाले त्योहार होते थे उनके बारे में बताया गया। साथ ही साथ खगोल विज्ञान के बारे में भी इनके पुस्तक में लिखी गई है। साथ ही साथ कीमिया के बारे में लिखा गया है, यहाँ के रीति रिवाजों को बताया गया है। साथ ही साथ यहाँ जो प्रथाएं प्रचलित थी समाज में उनके बारे में बताया गया। साथ ही साथ यहाँ के लोगों का जो सामाजिक जीवन परिवेश कैसा था उसके बारे में बताया गया। साथ ही साथ इस समाज में, परिवेश में रहने वाले लोग भार तोल के रूप में किस तरह का प्रयोग करते थे उसके बारे में बताया गया था। साथ ही साथ यहाँ जो भार तोल करते थे उनकी मापन विधियां क्या थी उस विधियों को बताया गया। साथ ही साथ उस समय के यहाँ के जो मूर्ति कला के रूप में वहाँ यहाँ की मूर्ति कला को भी बताया गया। साथ ही साथ यहाँ जो कानून यानी प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार की थी उसके बारे में भी बताया गया। इस प्रकार से देखते आदि विषयों के बताया गया। कुल विषयों को बताए तो इसमें 80 अध्यायों में इसको विभाजित किया गया। ठीक है, साथ ही साथ इसमें इसका अध्ययन करते हैं किताब उल हिंद का, तो इससे पता चलता है कि यहाँ के राजपूत कालीन समाज के बारे में भी इसमें बताया गया है। साथ ही साथ राजपूत कालीन का धर्म क्या था, उस समय के रीति रिवाज कैसे होते थे, साथ ही साथ राजपूत का राजनीतिक व्यवस्था कैसा था उसके बारे में बताया गया है। आदि विषयों पे बताया गया। अब देखते हैं अल बरूनी के बाद और एक इतिहासकार आते हैं, उनमें से एक नाम, प्रचलित नाम है इब्न बतूता का। ठीक है, इब्न बतूता ये अरब देश के रहने वाले थे तथा साथ ही साथ भारत में एक अरब यात्री के रूप में आए थे। ठीक, यहाँ उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है यात्रा वृत्तांत, जिसको हम रिहला के नाम से भी जानते हैं। साथ ही साथ ये 14वीं शताब्दी में यहाँ आए हुए थे। इनमें इनके विषय जो है, इनके पुस्तक में जो लिखा गया विषय, वो विषय है यहाँ की समाज के बारे में लिखा गया है। साथ ही साथ भारत की जो संस्कृति होती थी उसके बारे में बताया गया है। ये जो बताया गया ये काफी प्रचुर मात्रा में यानी छोटे मात्रा में बताया गया, लेकिन काफी रोचक तरीके से बताया गया। ठीक है, यानी इंटरेस्टिंग कहने का, इनका बताने का प्रोसेस जो काफी इंटरेस्टिंग मिजाज में है। ठीक है, ये 1333 ईस्वी में दिल्ली आए हुए थे। ठीक है, ये कब दिल्ली आए थे, इब्न बतूता कब आए थे, 1333 ईस्वी में दिल्ली आए थे। ठीक है, और ये प्रसिद्ध विद्वान थे जिनकी विद्वानता के कारण प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, इनके विद्वानता के कारण सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक इनसे काफी ज्यादा प्रभावित हुए थे इब्न बतूता से, जिसके कारण प्रभावित होकर उसे दिल्ली में ही
तो हम इब्न बतूता के बारे में देखते हैं। ये अरब यात्री थे। वो अपने यात्रा के क्रम में ही इन्होंने यात्रा वृत्तांत नामक एक पुस्तक लिखी थी, जिसका अर्थ होता है रिहाला। रिहाला के नाम से भी उनको जानते हैं। ये 14वीं शताब्दी में यहाँ आए थे। ठीक है, 14वीं शताब्दी यानी 1301 से लेके होता है 1399 तक जाता है। ठीक है, तो 14वीं शताब्दी में ये भारत आए थे। इनमें क्या बताया गया था, इनकी किताब में लिखाया गया था यात्रा वृत्तांत में यहाँ के समाज के बारे में बताया गया था, यहाँ के संस्कृति के बारे में बताया गया था। इनका बहुत ही प्रचुर मात्रा में इस समाज तथा संस्कृति को बताया था, लेकिन काफी रोचक तरीके से बताया गया था। ठीक है, जिसके लिए यह यात्रा वृत्तांत पुस्तक जो है इनके द्वारा लिखी काफी फेमस है। ठीक है, तो ये 13 से 33 ईस्वी में भारत में दिल्ली में पहुंचे थे। ठीक है, जिसके पहुंचे थे तथा ये अपने काफी विद्वान होने के कारण, विद्वानता से इनकी प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उनकी विद्वानता से प्रभावित होकर उनको दिल्ली का काजी नियुक्त किया, या काजी को ही हम न्यायाधीश कर सकते हैं, काजी या न्यायाधीश, वो नियुक्त किया गया। ठीक, अब देखते हैं महत्वपूर्ण अभिलेखों को देख लेते हैं। ये दोनों हो चुका, अब देखते हैं महत्वपूर्ण अभिलेख। इतिहास जानने के स्रोत के क्रम में ये महत्वपूर्ण अभिलेख हैं जो हमें इतिहास जानने में, उस समय के इतिहास को जानने में ये काफी मददगार होते हैं। तो हम देखते हैं कुछ अभिलेखों के बारे में देखते हैं, जिसमें से एक प्रसिद्ध अभिलेख है हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक, हाथी गुम्फा अभिलेख किसके बारे में लिखी गई है, उस समय के शासक कौन थे, ये हम देखते हैं। तो हाथी गुम्फा अभिलेख ये कलिंग राजा खारवेल के विषय में लिखी गई है, जो उस समय के शासक थे। और अगर कलिंग राज खारवेल के बारे में अत्यधिक हमें जानकारी प्राप्त करनी हो तो हाथी गुफा अभिलेख से प्राप्त की जा सकती है। इसमें उस समय के समाज, प्रशासनिक व्यवस्था, उस समय के अर्थव्यवस्था, उस समय के संस्कृति आदि के विषयों में पता कर सकते हैं। साथ ही साथ अगला देखते हैं हम जूनागढ़ अभिलेख, जिसे हम गिरनार अभिलेख के नाम से भी जानते हैं। वो किस शासक के विषय में लिखी गई है, तो रुद्रदामन शासक के नाम के लिए प्रसिद्ध है, उसके विषय में लिखी गई है। अब देखते हैं तीसरा नासिक अभिलेख। नासिक अभिलेख ये गौतमी बलश्री के विषय में लिखी गई है तथा उस समय के शासक ये गौतमी बलश्री थे। अब देखते हैं प्रयाग स्तंभ लेख, ये काफी महत्वपूर्ण है प्रयाग स्तंभ लेख। ठीक है, प्रयाग स्तंभ लेख हम देखते हैं, इसमें समुद्रगुप्त के बारे में पता चलता है प्रयाग स्तंभ लेख से। अब देखते हैं फिर दूसरा एहोल अभिलेख। एहोल अभिलेख का हम अध्ययन करते हैं तो इससे हमें पुलकेशिन द्वितीय के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक, अब देखते हैं मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख का अगर हम अध्ययन करते हैं तो ये मालवा नरेश यशोवर्मन के विषय में हमें जानकारी प्राप्त होती है। अब देखते हैं फिर ग्वालियर अभिलेख। ये ग्वालियर एमपी में पड़ता है वर्तमान। तो ग्वालियर अभिलेख का अध्ययन हम करते हैं तो पता चलता है हमें प्रतिहार नरेश राजा भोज के बारे में पता चलता है। अगर कभी आप एमपी अगर घूमने के उद्देश्य से कभी जाइएगा तो वहाँ देखिएगा काफी प्रसिद्ध स्थलों में राजा भोज की मूर्तियां आपको देखने के लिए मिलेंगी। ठीक, अब देखते हैं भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख। भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख का अध्ययन हम अगर करते हैं तो उससे हमें स्कंदगुप्त के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद देखते हैं देवपाड़ा अभिलेख। ये देवपाड़ा अभिलेख है जिसका हम लोग अध्ययन करते तो बंगाल का शासक विजय सेन के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तथा ये जो अभिलेख वगैरह जितने भी अध्ययन वगैरह हम लोग करते हैं, इसको पढ़ते हैं तो वो एपिग्राफी के अंतर्गत आता है। इसके अध्ययन करने वाले को एपिग्राफी कहते हैं। ठीक, ये प्राचीन भारतीय इतिहास जानने का स्रोत आज समाप्त हुआ। अब अगला जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे वो मेन चैप्टर स्टार्ट होगा। ठीक है, ये तो जानने के स्रोत हो गए। इसके विषय में, इन सब के विषय में आगे भी हम जानकारी और अच्छे तरह से लेंगे, लेकिन ये कुछ तथ्य थे जिससे हम लोग इतिहास को जानने में मदद मिलती है। अब अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, पत्थरों का काल को पढ़ेंगे। तो अगले क्लास में हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को अलविदा, जय हिंद।